Hello children, welcome back to the channel. Today we are doing the third part of the chapter High Court and the Subordinate Courts. आज का टॉपिक है Subordinate Courts. अब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है. उसके अलावा हाई कोर्ट के अलावा there are subordinate courts. There are number of judicial courts that administer justice and these courts are known as subordinate court. हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट, फिर आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, and subordinate court is further classified into district court, then session court, and then court of revenue. Okay. Now district courts deals in civil cases. Civil cases कौन से होते हैं? Cases related to land, property, will, money, money transfer, then of course rent, marriage, divorce, all that. This is civil cases. And then comes the criminal cases. Criminal cases में क्या होगा? Robbery, theft, kidnapping, murder, rape, molestation, all that will come under criminal cases. Now, court of revenue, anything related to finance, money will come to court of revenue. Land revenues and all, it will come to the revenue court. अब हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो एक ही होता है और जब सिविल केसेस उस कोर्ट में आएंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे. जब उसका जजमेंट कोर्ट पास करेगी तो जो भी जज पास करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे और जब उनके पास क्रिमिनल केसेस आएंगे तो वो सेशन जज कहलाएंगे. एक ही बिल्डिंग में ये सारे केसेस सुने जाते हैं. एंड द हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट और स्टेट जो है वो डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा ही होगा. ये जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट. तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा जो कि आपके सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करेगा. सो दैट इज हाउ the high court basically supervises and controls the subordinate courts. तो इनके ऊपर subordinate courts के ऊपर high court है जो कि कंट्रोल करती है और सुपरवाइज करती है इन subordinate courts को. Now structure and composition, like I said, the state is divided into district. State is divided into district. और जो डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे. तो जो जुरिस्डिक्शन होगा हर जज के पास उनके अपने जुरिस्डिक्शन होंगे. तो दैट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द स्टेट. पूरे स्टेट में एक ही सिस्टम लागू होगा. अब आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए. चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते. आपको वो छोड़ के तब आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना पड़ेगा. दूसरी चीज है कि यू शुड बी एन एडवोकेट फॉर 7 years. Either advocate or a pleader. Now what is a pleader? Pleader मतलब आप पिक्चरों में नॉर्मली देखते हैं कि कई बार कोर्ट में ऐसा होता है कि आप वकील नहीं होता है किसी व्यक्ति के पास और वो कहता है कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा.
So that person is a pleader. So if you are a pleader for 7 years in continuation, then also you can be qualified for being a district judge. Other than that, if High Court recommends somebody for the appointment, then also that person can become a district judge. Now appointment कौन करता है इनका? Appointment गवर्नर करते हैं, लेकिन गवर्नर कंसल्ट किसे करते हैं? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज को कंसल्ट किए बिना इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं. और हाई कोर्ट के जज कहाँ के? जिस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट हो रही है, उस स्टेट के जज आपको सलाह देंगे गवर्नर को, तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट होगी. और जो जजेस हैं वो अपॉइंट होते हैं, आते कैसे हैं? थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम. स्टेट पब्लिक सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, जिसे दे के क्वालिफाई करके वो आते हैं. और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो एक्सरसाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट. तो ये हो गई अपॉइंटमेंट प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और तीसरा था कोर्ट ऑफ रेवेन्यू. वो भी हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में. ये हो गए 3 तरह के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अब आते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, जिसे हमने पहले भी कहा है, ये जो कोर्ट है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को सुनती है. और जब क्रिमिनल केसेस का जजमेंट देना होता है तो वो सेशन कोर्ट कहलाती है या सेशन जज कहलाते हैं. और जब सिविल केसेस की सुनवाई होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं. अब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. ये दोनों ही पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं. ही ऑल्सो हैज द सुपरवाइजरी पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. वो सुपरवाइज भी कर सकते हैं अपने से जो नीचे जितने भी हैं उनसे. सिविल जज हो गए, मुंसफ कोर्ट के जज हो गए, स्मॉल कोर्ट के जज हो गए, उनको वो सुपरवाइज करने की भी पावर रखते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. अब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हो गए. अब आते हैं सिविल जज पे, कोर्ट ऑफ सिविल जज. सिविल जज क्या डील करते हैं? इट इन्वॉल्व्स मैटर्स रिलेटेड टू 5,000 रुपीज. 5,000 रुपए से ज्यादा के मैटर्स यहाँ पे, या 5,000 रुपए तक के मैटर्स सिविल जज डील करेंगे. देन मुंसफ कोर्ट जो उनके नीचे आते हैं, उसमें जो केसेस डील होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं 2,000 रुपए से कम के. फिर मुंसफ कोर्ट्स के भी नीचे होते हैं स्मॉल कोर्ट. इट डील्स केसेस विद अ नॉमिनल वैल्यू. 50 रुपए तक के भी केसेस डील होते हैं इन स्मॉल कोर्ट्स में. सो दैट इज द हायरार्की ऑफ द सिविल कोर्ट. ये समझने के लिए है, नॉट दैट कि एग्जाम में अलग से कोई डिटेल्ड में आने वाला है, बट सिंस इट इज इन योर सिलेबस you should know. Then comes the criminal court. Criminal court को session court कहते हैं and it is the highest criminal court in the district. अब इसके नीचे, इसको नीचे से ऊपर लेके चलते हैं. सबसे नीचे जो होता है वो है court of third class magistrate. जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो, उनके पास क्या पावर है? वो सेंटेंस दे सकते हैं आपको 1 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन अप टू ₹50, या फिर दोनों. तो उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो 1 महीने की सजा सुनाए आपको और 50 रुपए तक का फाइन आप पे लगा दे, या फिर दोनों. अगर आपको अपील करनी है उसके अगेंस्ट तो फिर आप वो भी कर सकते हैं. बट देन कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ये सेंटेंस कब 1 साल की दे सकते हैं और 5,000 का ये जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों 1 साल और 5,000 रुपए दोनों. ठीक है. देन उनके ऊपर आते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट. सो इट कैन अवॉर्ड सेंटेंस अप टू 3 years, 3 साल, और जो इम्प्रिजनमेंट होगा
3 साल का, उसके बाद फाइन 5,000 का, या फिर दोनों, बोथ। ये हो गए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। उसके ऊपर आते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सो इट डील विथ लेस सीरियस ऑफेंस एंड कैन अवॉर्ड फाइन इन एंड सेंटेंस अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और 7 साल की सजा सुना सकते हैं। तो आप इनके खिलाफ अपील करना होगा तो आपको सेशन कोर्ट में जाना होगा, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस के लिए बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गया क्रिमिनल कोर्ट। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन जज। ओके, ये सेशन जज हो जाएगा। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड कोर्ट ऑफ सेशन जज होगा। तो ये हाईएस्ट सिविल केसेस डील करती है, ये हाईएस्ट क्रिमिनल केसेस डील करती है सेशन कोर्ट। ये प्रिसाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ प्रिसाइड करते हैं सेशन जज। Now the district judge and the additional district judge, they are both appointed by the governor in consultation with the chief justice of high court of the concerned state. यहाँ भी सेम है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन कंसल्ट किसे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। फिर सिविल केसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजैक्शन, आर्बिट्रेशन, गार्जियनशिप, मैरिज, डिवोर्स। यहाँ पे मर्डर, थेफ्ट, डेकॉर्टी, पिक पॉकेटिंग एक्सेट्रा आर डिसाइडेड इन द सेशन कोर्ट। अब आते हैं कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। सिविल के कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, तीसरा था कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। नाउ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दिस इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, और इस अंडर दिस द कोर्ट ऑफ कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, और नायब तहसीलदार, दैट इज असिस्टेंट तहसीलदार आर इंक्लूडेड इन दिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Now Commissioners Court, this court deals with assessment and collection of revenue of all district. जो भी assessment है और collection है land revenue से related, वो Commissioners Court में डील होता है। अब नीचे से ऊपर चलते हैं। सबसे नीचे वाला जो कोर्ट है वो नायब तहसीलदार, दैट इज असिस्टेंट तहसीलदार हो गए, और ये लोवेस्ट कोर्ट है। इट हियर्स केसेस ऑफ फार्मर्स रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये फार्मर के उसमें आते हैं, फार्मर्स रिलेटेड है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड और प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है। तो ये हो गए आपके नायब तहसीलदार कोर्ट। जो इनके ऊपर जो है, आप इनके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं तहसीलदार कोर्ट में। तो इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स एज असेस्ड बाय द नायब तहसीलदार। इन्होंने जो असेस किया है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके आप अगेंस्ट तहसीलदार कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आप यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं, इनके वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कलेक्टर्स कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये भी डील करते हैं विथ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। इट ऑल्सो हियर्स फर्स्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार जो असेस कर देंगे लैंड रेवेन्यू, अगर उसके खिलाफ आपको अपील करनी है तो आप तहसीलदार के कोर्ट में जाइए। अगर तहसीलदार के असेसमेंट और रेवेन्यू के अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो आप कलेक्टर्स कोर्ट में जाइए। ये हो गया कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। तो तीनों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, सिविल, क्रिमिनल एंड कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू। नाउ कम्स द लोक अदालत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक अदालत पे हर साल ही लगभग क्वेश्चन आता है। 2023 में तुम्हारे हाई कोर्ट से रिलेटेड 4 मार्क क्वेश्चन था, ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर या फिर ऑल्टरनेट ईयर्स क्वेश्चन आता ही आता है लोक अदालत पे। नाउ है क्या लोक अदालत? लोक अदालत, इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? वो केसेस जो कि पेंडिंग पड़े हैं हायर कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, उन केसेस की सुनवाई हो जाती है। जो इजी केसेस हो, जो नॉमिनल केसेस हो, अगर दोनों पार्टीज चाहें कि वो बाहर सेटल करना चाहती हैं अपना डिस्प्यूट, तो दोनों की मर्जी से लोक अदालत में वो केसेस सेटल किए जा सकते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड पीपल्स कोर्ट, क्योंकि लोक मतलब
पीपल एंड अदालत इज ऑफ कोर्स कोर्ट। तो ये आइडिया जो था वो was mainly advocated by जस्टिस P.N. भागवती, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और उन्होंने कोर्ट्स के वर्कलोड को कम करने के लिए ये लोक अदालत का आइडिया दिया था। तो जो फर्स्ट लोक अदालत थी वो शुरू हुई थी जूनागढ़ गुजरात में ऑन 14 मार्च 1982। बाद में 1987 में इसको ऑथराइज कर दिया गया था। अब लोक अदालत में जितने भी केसेस जाते हैं उनको जो डील करने वाले जजेस होते हैं वो नॉर्मली काउंसलर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, नेबर्स की आपस में लड़ाई हो गई, मनी को छोटे मोटे लेकर झगड़े हो गए, या कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया जिसमें बहुत बड़े मनी इन्वॉल्व नहीं है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और जो आपस में बैठ के समझ के बातचीत करके समझाया या सुलझाया जा सकता है, तो ऐसे केसेस लोक अदालत, और ऐसे केसेस की भरमार है सेशन कोर्ट और हायर कोर्ट्स में, जिसके लिए कोर्ट के पास, बड़े कोर्ट्स के पास इतना समय नहीं है। तो ये लोक अदालत में ये कोर्ट्स लोक अदालत में ये केसेस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ it is mentioned here, lok adalat accept cases that are pending in regular courts within their jurisdiction, which could be easily settled through conciliation or agreement or compromise. तो ये काम करती है लोक अदालत। लोक अदालत उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो पैसे से कमजोर हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। आपको वकील नहीं करना, आपको पेपर वर्क पे पैसे नहीं खर्च करने। कई बार होता है कि गरीब इंसान जो दिहाड़ी पे काम करता है, चाहे वो लेबरर हो कंस्ट्रक्शन साइट का, या वेंडर हो, कुली हो, रिक्शा पुलर हो, ये रोज पे काम करते हैं, ये जो कमाते हैं वही रोज खाते हैं। तो अगर इनका कोई केस है, इनका कोई डिस्प्यूट है, और अगर उनको कोर्ट जाना पड़े तो उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। पैसे के साथ साथ समय भी लगता है कोर्ट में, आपको अपना समय भी देना है। तो ऑब्वियसली दे वर्क ऑन डेली बेसिस, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देयर डेली वेजेस, so they cannot go to the court leaving their job and going each day for the proceedings. So lok adalat is very very good for people, for the lower section of the people who cannot afford the judicial system, and that is why lok adalat has become very very popular these days. Now lok adalat ka composition kya hai? 1+2 का है, that is there has to be a chairman, और वो चेयरमैन या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए, विथ 2 अदर मेंबर्स। और वो 2 अदर मेंबर्स कौन होंगे? लॉयर होंगे या कोई सोशल वर्कर होंगे। तो 3 का कॉम्पोजिशन है लोक अदालत में, जो हेड करेंगे, जो प्रिसाइड करेंगे लोक अदालत की मीटिंग्स को। अब कितने टाइप ऑफ लोक अदालत होते हैं? एक हो गया नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे जो लोक अदालत होंगे वो मिलते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, और सिविल केसेस प्लस मैट्रिमोनियल केसेस, शादी से लेकर कोई विवाद हो गया तो उसको वो हैंडल करते हैं, प्लस मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, इनसे रिलेटेड केसेस को, और पेटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं उनको लेके वो रेफर करते हैं नेशनल लोक अदालत में। फिर एक होता है परमानेंट लोक अदालत, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 1987 में ऑथराइज हो गया था ये परमानेंट लोक अदालत। नाउ इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि चेयरमैन और 2 मेंबर्स होने चाहिए, तो ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड डिसीजन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने सुनवाई करा ली और फिर आप पहुंच गए अगले दिन सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी और सेक्शन में अपना केस लेके, तो ऐसा नहीं। यहाँ जो आपने फैसला ले लिया फिर आप खुशी खुशी घर जाइए उस फैसले को मान के, ऑब्वियसली क्योंकि आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, आप कंसिलिएशन चाहते हैं, इस वजह से आप लोक अदालत आ रहे हैं, अदरवाइज तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में गए होते। तो that is why the decision of the permanent lok adalat is final and binding on all the parties in that particular case.
Now there are mobile lok adalats also. That means they keep moving from one location to another to resolve dispute. तो ये एक अलग तरह की नई तरह का लोक अदालत है. एक लोक अदालत शुरू हुआ था कोविड के टाइम में, which was ई लोक अदालत. ऑब्वियसली ऑनलाइन लोक अदालत था उस वक्त, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ऑनलाइन हो गए थे, बट दिस स्टिल कंटिन्यूज. तो दैट इज द फोर्थ काइंड ऑफ लोक अदालत. नाउ वर्किंग ऑफ द लोक अदालत. करती क्या है लोक अदालत? डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है. ऑब्वियसली हर अदालत का काम ही यही है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो लोगों को तो वो वहां जाके अपने मैटर्स को रिजॉल्व करा सकते हैं. तो एंड इट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर. तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स तो ऑब्वियसली फिर आपको लॉ की पूरी जानकारी चाहिए, और यहाँ पे काउंसलर्स बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, पर कोई लॉ का पूरा जानकार नहीं बैठता है, तो इसलिए वो मैटर्स तो आपके ऊपर वाले कोर्ट में ही जाएंगे. नाउ देयर the judges of these courts are actually counselors, that I have already told. Now these adalats are assisted by legal aid committee and social action group, so which advise people about legal matters and help them solve the cases on mutual participation. वो बताते हैं कि क्या legalities हैं, कैसे आप अपना केस, अगर आपको ऊपर जाना है तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ आप सॉल्व कैसे कर सकते हो. तो वो सारा कुछ वो खुद आपको बैठ के जो भी लीगैलिटीज है वो समझाएंगे. और लोक अदालत में वही केसेस जाएंगे जब दोनों पार्टीज आपस में सहमत हैं लोक अदालत में जाने के लिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी चाहती है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाए और दूसरा कह रहा है कि नहीं हम लोक अदालत में ही फैसला ले लेते हैं. तो ऐसा नहीं है, दोनों पार्टी की इच्छा के साथ ही लोक अदालत में केस जाएगा. एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्या एडवांटेजेस हैं लोक अदालत के. तो इट डिलीवर्स फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस. फास्ट होगा क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में आप जाएंगे तो आप 2-4 साल तक केस चल रहे हैं और सुनवाइयां हो रही हैं, तो वो केस नहीं होता. यहाँ बहुत फास्ट केस होता है, फटाफट आपके 1-2 दिन में 100-200 केस की सुनवाई हो जाती है लोक अदालत में. और इनएक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पैसे नहीं लगते आपको, कोर्ट हियरिंग के कोई आपको पैसे ही नहीं देने होते, ना लॉयर करना होता है आपको, ना वैसे कोई पेपर वर्क करना होता है. तो इट इज इनएक्सपेंसिव. प्लस इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द अदर कोर्ट. क्यों? क्योंकि वहां के जो केसेस हैं, जो ऐसे केसेस हैं वो लोक अदालत में भेज दिए जाते हैं, तो वहां का बर्डन कम हो जाता है, सबऑर्डिनेट एंड हायर कोर्ट्स का बर्डन कम हो जाता है. प्लस इट प्रमोट सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, लाइक आई टोल्ड यू, the people who belong from the daily wages group, who work on daily wages, these people, it's very very good for them. It provides social justice क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे वकील और इतना एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम जो पूरा है हमारा. तो उनके लिए ये लोक अदालत बहुत ही किफायती और बहुत ही अच्छी चीज है, जिसकी वजह से उनको न्याय मिलने में आसानी हो जाती है. प्लस इट वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. भाई आपको कॉम्प्रोमाइज करा देती है, अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में करा देती है, दोनों पार्टी सेटिस्फाई होके अपने घर जाती हैं. तो उस कंडीशन में फायदा ही फायदा है लोगों का लोक अदालत के न्याय से. अब स्कोप ऑफ लोक अदालत क्या है, फ्यूचर का क्या स्कोप है लोक अदालत का? तो लोक अदालत इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर एज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज बिगन टू होल्ड लोक अदालत फॉर सॉल्विंग 100 of cases in single day. तो हजारों केसेस एक दिन में सॉल्व हो सकते हैं लोक अदालत से. तो ये स्कोप है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि ऊपर जितने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो धीरे धीरे फटाफट निपटेंगे. तो लोक अदालत प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. नाउ इट रिक्वायर्स लोक अदालत that लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज मोर फ्रीक्वेंटली. जरूरत इसकी है कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोक अदालत लगाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग केसेस खत्म किए जा सकें. तो ये एक अच्छी चीज है, इस पे काम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली लोक अदालत शुड बी सेट अप. Now लोक अदालत can play an important role in settling family dispute, neighbors dispute, minor cases of assault and injury. तो ये जब छोटे मोटे केसेस जल्दी जल्दी निपटेंगे तो
disputes come honge, तो obviously it will bring lot of social justice in the weaker section of the society. So that is a very, very good thing and a futuristic thing if Lok Adalat could be frequently organized more and more. So that is advantages and of course scope of Lok Adalat. That ends the chapter, children. I hope the chapter is clear to you. We have done a detailed explanation. Now there will be questions for every topic. Go through it and solve them. It will check your progress as well as it's important from the point of view of your board exams. Till then, thank you everybody and keep learning.